तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। काफ़ी दिनों से हमारी यह वीडियो नहीं बन रही थी और रुक गई थी। इसका एक पीछे का कारण था क्योंकि मेरे इधर एग्ज़ाम चल रहा था और आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया ज्योग्राफी का पार्ट क्लाइमेटोलॉजी से। और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग कभी पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन और इसका संरचना, मतलब कैसे वायुमंडल का संरचना हुआ है, किस किस आधार पर इसको बांटा गया है, कितनी ऊंचाइयों पर इसे कौन कौन सा परत का नाम दिया गया है, इसका संगठन किस किस रूप में किया गया है। और क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल के साथ साथ सूर्यताप, ऊष्मा बजट, तापमान और वायु राशियाँ, वायु दाब के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाली पेटियाँ और प्रेशर बेल्ट, ये सब के बारे में हम लोग कभी अध्ययन करेंगे अच्छा से। तो हम लोग देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जलवायु विज्ञान। के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल पहला में, तो कहते हैं एटमॉस्फेयर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सूर्यताप, इसको कहते हैं आइसोलेशन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तापमान, इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेचर। चौथी पढ़ेंगे वायुदाब और वायुदाब की पेटियाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बेल्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायु राशियाँ, इसको कहते हैं हम लोग एयर मासेस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता एवं वर्षा, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बताल, उत्पत्ति इसकी और चक्रवात। प्रोजेनिसिस सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण एवं जलवायु प्रदेश। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो है ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये हमारे दैनिक दिनचर्या और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने और अलग अलग गतिविधियों के जानकारी के लिए ये सब टॉपिक के अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक आती हैं उसके बारे में हम लोग का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। हम लोग देखते हैं सबसे शुरू वायुमंडल। अभी सिर्फ हम ये सभी का इंफॉर्मेशन शॉर्ट में देखते हैं, एक एक कर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हम इन सभी का वर्गीकरण करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये जो भी टॉपिक है, वायुमंडल हो गया, सूर्यताप हो गया, तापमान हो गया, वायुदाब पेटियाँ हो गया, वायु राशियाँ हो गया, आर्द्रता हो गया, बताग हो गया, जलवायु एवं इसका वर्गीकरण हो गया, ये सारे टॉपिक है हमारे हर दिन और प्रत्येक दिन के दिनचर्या में देखने को मिलता है। वायुमंडल देखते हैं, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक का कार्य पूरा वायुमंडल के नीचे ही हम लोग करते हैं। वायुमंडल में सांस लेते हैं अलग अलग जीव जंतुएं,
किस प्रकार से अपनी गतिविधियां करती है, किस प्रकार से सूर्य का तापमान और घटता बढ़ता है, किस तरह से यहाँ पर खगोलीय पिंड आकर हमला होने से बचाता है। ठीक उसी तरह सूर्यताप देखते हैं, सूर्यताप का क्या इम्पोर्टेंट रहता है, सूर्यताप का कितना परसेंट किस रूप में वर्गीकरण होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट क्या होता है? जैसे आज हम लोग देखें कि भारत का कल 1 फरवरी तक भारत तो बजट पेश किया, तो वो बजट क्या है? तो बजट एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होता है। ठीक उसी प्रकार से ऊष्मा बजट क्या है? तो ऊष्मा कितना पृथ्वी पर आता है और कितना रिटर्न होकर वापस जाता है और किस किस रूप में ये बिखर जाता है, कहाँ कहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होता है, बादल कितना एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर धरातल कितना एब्जॉर्ब करता है, समुद्र में कितना आता है, कितना रिफ्लेक्ट होता है, विकिरण वगैरह सब है, वो सब ऊष्मा बजट के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग तापमान देखते हैं, तो कितना तापमान पृथ्वी को प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र में तापमान बढ़ता है घटता है, इस सब के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वायुदाब पेटियाँ, तो वायुदाब पेटियाँ हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर अधिक तापमान होती है और कहाँ पर कम तापमान होती है, जिसके कारण से हाई प्रेशर बनता है और लो प्रेशर बनता है। और इनके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं वायु राशियाँ, कि एटमॉस्फेयर में किस तरह से वायु का संचलन होता है और वायु राशियों का निर्माण होता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग आर्द्रता एवं वर्षा। आर्द्रता अधिक होने पर कितना वर्षा होता है, कितना कम होने पर क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं वताक उत्पत्ति और चक्रवात। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से वताक का उत्पत्ति होता है, उसके बाद कहाँ पर किस रूप में चक्रवात आता है, चक्रवात आने का कारण क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु का वर्गीकरण और जलवायु प्रदेश, अलग अलग विद्वानों द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है और जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया, जैसे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया और त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण हो गया। अलग अलग वर्ल्ड के लेवल पर भी और इंडिया के लेवल पर भी हम लोग को ये पढ़ने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और आगे चलकर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब तक हम लोग वर्ल्ड लेवल पर जलवायु वर्गीकरण को नहीं देखेंगे तब तक हमें हमारे इंडिया का जलवायु वर्गीकरण हमको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो जलवायु वर्गीकरण किया गया कोपेन का, उसमें अल्फ़ाबेटिकल रूप में किया गया है, जो इतना आसानी से समझ में हम लोगों को नहीं आता। देखते हैं हम लोग वायुमंडल, तो वायुमंडल हम लोग देखते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी का रूप है, इसके चारों ओर, ठीक है, कुछ किलोमीटर ऊंचाई तक गैसीय, मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण से जो ढका हुआ है, और यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी के धरातल तक बना रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हम लोग देखते हैं अगर मंगल ग्रह पर, तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, और वहाँ वायुमंडल क्यों नहीं है? तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक इसी तरह से देखते हैं चंद्रमा पर, चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। हम लोग देखते हैं पृथ्वी के ऊपर अगर कुछ ऐसे फेंकें तो आकर कहाँ गिरता है? धरातल पर गिरता है। तो इसका गिरने का कारण क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण नियम काम कर रहा है इसमें। गुरुत्वाकर्षण ही क्या करता है? हमारे वायुमंडल को बनाए रखता है। वायुमंडल का इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं जिस तरह से आगे चलकर हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का जो ऊंचाई है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमारा ये भूमध्य क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? वायुमंडल का ऊंचाई कम होता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल का ऊंचाई बढ़ता जाएगा। तो इसके बढ़ने और घटने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके घटने और बढ़ने के कारण जलवाष्प में कमी और बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वायुमंडलीय घटनाएं होती है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग कभी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग वायुमंडल में कौन कौन सा संगठन होता है। तो वायुमंडल के हम लोग चारों ओर घुमा कर देखेंगे, घूम कर देखते हैं। तो वायुमंडल का जो बेसिकली निर्माण होती है वो मुख्य रूप से 3 रूपों में होती है। क्या क्या? तो पहले गैसें आ जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं वायुमंडल में एक कोई गैस के मिश्रण नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 गैस होती है, एक अस्थिर गैस और दूसरा परिवर्तनशील गैस। अस्थिर गैस में कौन कौन सी होती है? तो अस्थिर गैस में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और एक होता है कार्बन होता है। तो ये तीनों अस्थिर गैसें होती है जो हमारे वायुमंडल में
क्रमशः इस तरह से होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो मुख्य रूप से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो अधिक दूरी तक नहीं होकर वो मुख्य रूप से 60 किलोमीटर से नीचे तक और कुछ 60 किलोमीटर से कुछ ऊंचाई तक पाया जाता है। ऑर्गन की देखें तो ऑर्गन भी इसी तरह से 70 to 80,000 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिलती है। हम लोग देखते हैं नासा द्वारा कुछ जानकारी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि वायुमंडल का विस्तार कितना दूर तक है। तो वो नासा के द्वारा जो बताया गया है कि वायुमंडल का विस्तार जो है धरातल से लगभग 80,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वायुमंडल संगठन में क्या क्या होता है। तो पहला गैसें हम लोग देख लिए, दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, तो इसमें देखते हैं हम लोग जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार का जलवाष्प पाया जाता है। ओस हो गया, बादल हो गया, कोहरा हो गया, ओला हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया और वर्षा हो गया। ये सब किस कारण से होता है, घटने वाली घटनाओं। कौन सी घटना, तो जो जलवाष्प की घटनाएं होती है, अधिक आर्द्रता पर कितना वर्षा होती है, कम आर्द्रता पर कितना कम वर्षा होती है, और ओस कब गिरती है, कोहरा कब गिरती है, पाला कब गिरती है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो जलवाष्प में शामिल हो जाती है। ठीक उसी तरह से तीसरा इसका संगठन हो गया एरोसोल। एरोसोल मतलब जो पार्टिकल डस्ट कण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैला हुआ है तो उसी को कहते हैं हम लोग एरोसोल। यह मुख्य रूप से किसके कारण से होता है, तो ये ज्वालामुखी के, पृथ्वी से ज्वालामुखी जो उद्गार होती है उसे निकलने वाले से अलग अलग प्रकार के राखें, कणे, धूल, ये सब से क्या होती है, पूरा पृथ्वी वायुमंडल में फैल जाती है और वो किस रूप में जानी जाती है, तो एरोसोल के रूप में जानी जाती है। ठीक उसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान का मरुस्थल है, यहाँ थार का मरुस्थल है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सहारा का मरुस्थल है। तो इधर से जब साइबेरियन हवाएं चलेगी और इधर से जब वेस्टर्न हवाएं चलेगी, व्यापारिक हवाएं चलेगी, तो इससे क्या होती है, वायुमंडल में यहाँ की जो धूल कण होती है, बालू रेत होती है, वो सब वायुमंडल में उड़ती है और वहाँ जाकर क्या करती है, कण का निर्माण करती है। तो ये सब एरोसल को ही रूप होती है। ये हम लोग देख लिए वायुमंडल का संगठन। उसके बाद देखते हैं हम लोग वायुमंडल का संरचना। तो वायुमंडल हम लोग देख लिए किस प्रकार से बना हुआ है। तो वायुमंडल का संरचना मुख्य रूप से 6 से 7 भागों में, अधिकतर एनसीईआरटी बुक के अनुसार से वायुमंडल का संरचना बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि किस प्रकार से उसका संरचना किया गया है। वायुमंडल का संरचना का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वायुमंडल बना दिए हैं अपने से। वायुमंडल का संरचना का वर्गीकरण अलग अलग ऊंचाइयों के आधार पर किया जाता है। कितना ऊंचाई पर किस मंडल को जानते हैं, कितना किलोमीटर के बाद उसका सीमा कौन सा बनाता है, वो सब चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग सूर्यताप। तो ये सब जितने भी टॉपिक हैं, ये सब जितने भी टॉपिक हैं, सब टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। वायुमंडल सबसे शुरू, तो वायुमंडल में क्या होती है, हमारी वायुमंडलीय घटनाएं ऑक्सीजन से लेकर नाइट्रोजन, ये सारी घटनाएं होती है। इसमें फिर देखते हैं सूर्यताप। तो सूर्यताप किससे गुजरती है, वायुमंडल से गुजरती है। वायुमंडल नहीं रहेगा तो सूर्यताप गुजरेगी वायुमंडल से ही, लेकिन वायुमंडल ना रहे तो सूर्यताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा, पूरा आग का गोला जैसे ही बन जाएगा, यहाँ कुछ जीवन संभव नहीं रह पाएगा। उसके बाद देखते हैं सूर्यताप का तापमान। सूर्यताप अगर यदि बढ़ रहा है तो कितना तापमान पड़ता है। तापमान के बाद हम लोग देखते हैं वायुदाब पेटियां। अगर तापमान अधिक बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। लो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी स्थान पर तो वहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। तो इस तरह से फिर देखते हैं कि वायुदाब बनती है और वायुदाब से जब हवाएं ऊपर उठती हैं, पवनें ऊपर उठती है, तो क्या होती है, वायु राशियों का निर्माण होती है। अब वायु राशियां भी देखते हैं क्या क्या होती है, जेट स्ट्रीम होती है, उसके बाद पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है, तो वो सब चीज़ है। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग आर्द्रता एवं वर्षा। तो कहाँ पर कितना वायुदाब बन रही है और कहाँ पर लो और कहाँ पर हाई बन रही है, उस अनुसार से यहाँ पर आर्द्रता का भी डिसीजन होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वातावरण एवं उत्पत्ति। तो हम लोग देखते हैं वायुदाब पेटियों के कारण से क्या होती है, वातावरण उत्पत्ति होती है और चक्रवात का निर्माण होता है। उसी तरह से देखते हैं हम लोग जलवायु का वर्गीकरण। ये जितनी भी घटनाएं सब मिलकर किस चीज़ का वर्गीकरण करता है, तो जलवायु का वर्गीकरण करता है और एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हम लोग अगर क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं तो किसी एक टॉपिक को पढ़कर छोड़ देने से ये हमारा पूरा पढ़ाई नहीं हुआ। ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रोचक और सबसे आसान अगर हम कोई पार्ट बोले तो वो है क्लाइमेटोलॉजी।
ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारा कुछ शामिल हो जाता है। उसमें हिस्ट्री हमारा आ जाएगा, उसमें हमारा साइंस आ जाएगा, उसमें हमारा पॉलिटिकल आ जाएगा, उसी में हमारा इकोनॉमिक्स आ जाएगा। मतलब ऑल टोटल सब्जेक्ट हमारे ज्योग्राफी में शामिल हो जाता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अगर यदि हम विस्तार से पूरा अध्ययन करते हैं तो काफ़ी हमारे अंदर बदलाव आ सकती है। ज्योग्राफी में हम लोग अभी क्लाइमेटोलॉजी देख रहे हैं, ठीक इसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, ओशियोनोग्राफी देखते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, बायो ज्योग्राफी देखते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी देखते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अलग अलग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में अलग अलग देशों का, अलग अलग महाद्वीपों का, सेवेंथ कॉन्टिनेंटल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लाइमेटोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम और अलग अलग प्रकार की संरचनाएं, उच्चावच, फिजियोग्राफी, ये सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर यदि हम देखें तो मिनरल वगैरह ये सभी का अध्ययन किस में किया जाता है, ज्योग्राफी में ही किया जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक होता है। चलिए वो सब बात तो एक दूर की है, लेकिन हम लोग अभी शुरू किए हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे अहम हमारे ये पार्ट रहेगी, इसको हम लोग एक एक करके शुरुआत करेंगे। अभी हम देखेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन एंड एटमॉस्फेयर का संगठन एवं एटमॉस्फेयर का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, किस किस तरह से इसका संरचना किया गया है। चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए ये सब शुरू करते हैं। और भले ये सब टॉपिकें देखने में आसान लग रही होगी, लेकिन इसे अभी आसान नहीं समझिएगा, क्योंकि जब सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन और अलग अलग दिशाओं में पवनों का चलना और अलग अलग तरह का जब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या होगा ना, अगर इंटर रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो वो घूमने लगेगी। इसलिए बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से पूरा ध्यान को एक में बिंदु में केंद्रित करते हुए पढ़ाई करेंगे। देखते हैं हम लोग अगर यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग का नज़र कहाँ पर रहता है, ये रोड के आगे केंद्रित रहता है। अगर यदि हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इधर नज़र भटका दें दूसरी तरफ तो क्या होता है, या फिर हम रोड के किनारे गिर जाएंगे, या आगे से आने वाली कोई गाड़ी क्या करेगी, हमको टक्कर मार देगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा आगे का जो पथ है वो अधूरा हो जाएगा, हमारा आगे का सफ़र क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक उसी तरह से ज्योग्राफी में हम लोग अगर इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो इधर उधर हमको नहीं देखना है, पूरा एकदम कॉन्स्टिट्यूएंट होकर हमारे टॉपिकों पर ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं वायुमंडल। हम लोग वायुमंडल स्टार्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसका डिफिनेशन और क्या पढ़ेंगे, तो वायुमंडल का संगठन और क्या पढ़ेंगे, तो इसका संरचना। ये 3 टॉपिक हमारा वायुमंडल के अंतर्गत बेसिकली मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट रहेगा। वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है, यहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं परिभाषा और अर्थ। तो जैसे देख रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर हम लोग देखते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, ग्लोब है। इसके चारों ओर क्या है, अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी क्या है, बहुत व्यापक रूप में फैला हुआ है। तो इसके चारों ओर क्या है, गैसीय आवरण फैला हुआ है। कितने दूर तक, तो ये इतना दूरी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक नहीं है, 100 किलोमीटर से लेकर कितना तक है, हजारों किलोमीटर तक। ठीक है, फैला एक गैसीय आवरण है। और इसमें क्या होता है, तो ये गैसीय आवरण फैला हुआ है, तो किसके द्वारा फैला हुआ है, ये तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा नीचे भी आ सकता है, लेकिन किसके द्वारा फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा और इसके ऊपर टिका हुआ है। हम लोग देखते हैं कि हमारे ऊपर अभी भी यहाँ पर खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर पड़ रहा है तो किसके कारण से पड़ रहा है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा। हम लोग का यहाँ पर अधिक समय तक जो जब जन्म लेते हैं उस समय से लेकर पूरा बना रहता है प्रेशर, इसलिए हम लोग को अनुभव नहीं होता है। वही अगर चंद्रमा पर चल जाए तो हम लोग क्या होता है, अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगते हैं। और अगर देखते हैं हम लोग सैटेलाइट में कोई अंतरिक्ष यात्री लोग ब्रश करते हैं तो उन लोग
क्या करते हैं वो लोग, जो अपना ब्रश टूथपेस्ट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर नहीं थूकते हैं, बल्कि वो टूथपेस्ट बनाया जाता है उसे फिर से उसको यूज कर सके। तो वो क्या होता है, इधर उधर बैठता नहीं है, बल्कि वो फैलते रहता है, तैरते रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा वायुमंडल पूरा पृथ्वी के साथ बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल का क्या क्या महत्व है। तो वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है, तो इसमें क्या होता है कि आज कई सारी गैसें होती है जो हमारे लिए और जैविक पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए और क्या तो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए इसमें फैली व्यापक गैसें अलग अलग तरह का वो क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें अलग अलग तरह का वन पाई जाती है। तो वनों में क्या चीज़ का आवश्यकता होती है, तो पेड़ों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो पेड़ जब तक धरती से नाइट्रोजन नहीं लेंगे और ऊपर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, तब तक वो अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और उसका विकास नहीं हो पाएगा। उस तरह से पर्यावरण नष्ट हो सकता है। उसी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं जीवों को ऑक्सीजन मिलता है। तो यह एक बैलेंस पूरा बना हुआ है। तो किसके द्वारा बना हुआ है, तो वो वायुमंडल के द्वारा बना हुआ है। अब वायुमंडल का हम लोग देखते हैं इसका और क्या क्या महत्व है। तो वायुमंडल का सबसे बड़ा महत्व है कि जो इसके ऊपर किस चीज़ का लाइट पड़ रहा है, ये वाला लाइट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये लाइट जो सूर्य से पड़ रहा है पृथ्वी पर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज है और इसका विकिरण इतना भयानक निकलता है, लगभग 2 लाख मिलियन ट्री निकलती है, जो पृथ्वी को डायरेक्ट अगर छोड़ दिया जाए, वायुमंडल ना रहे, तो क्या कर सकती है, पूरा इसको एक आग का गोला के रूप में पूरा हीट कर सकती है। उतना भयानक उससे ऊष्मा निकलती है, जिस प्रकार से मंगल ग्रह में और बुध ग्रह में और अलग अलग ग्रहों में जीवन संभव नहीं है, तो पृथ्वी पर शायद संभव नहीं होती। तो वो किस कारण से संभव है, तो हमारा एक वायुमंडल वो किस चीज़ का काम कर रहा है। तो ये जैसे ये हमारा शर्ट है, ये हमारा ब्लेजर है, तो ये किस चीज़ से रोक रहा है अभी, तो जो ऑक्सीजन है और ठंडी हवाएं चल रही है, तो उसको मेरे शरीर में डायरेक्ट पड़ने से रोक रही है। उसी तरह से क्या करता है कि वायुमंडल सूर्य से आने वाले अलग अलग विकिरण जो डायरेक्ट प्रभावित करती है उसको रोकता है। और क्या करता है, तो इसमें ओजोन गैसें होती है जो सूर्य से बैंगनी किरणों को डायरेक्ट आने से रोकती है। और क्या होता है, तो जो अंतरिक्ष से अलग अलग उल्का पिंडें समय समय पर पृथ्वी पर आती रहती है, जो हमको यहाँ भी पता नहीं चलती, लेकिन वो क्या होता है, तो वायुमंडल में ही जल कर क्या हो जाता है, राख हो जाता है। तो वो किसके कारण हो रहा है, वायुमंडल के कारण हो रहा है। तो एक इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, अलग अलग प्राकृतिक पर्यावरण में देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में देखें, तो सूर्य के विकिरण से लेकर अंतरिक्ष उल्का पिंडों तक का जो भी ये घटना है उसका क्या होता है, महत्व होता है वायुमंडल का ही। ठीक उसी तरह से हम लोग देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं महत्व क्या है। तो महत्व क्या हम लोग देखें, तो प्राकृतिक पर्यावरण किस रूप में संगठन होता है, तो ये क्या करता है, ऊष्मा देता है, और क्या देता है, ऊर्जा देता है, और क्या देता है, जल देता है, और क्या देता है, वायु देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इन रूपों में क्या होता है, पहला हमारा प्राकृतिक और पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए महत्व हो जाता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं सूर्य विकिरण को रोकता है। विकिरण को क्या कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। तीसरा हम क्या कर रहे हैं, और बैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है। किसके द्वारा अवशोषित हो रहा है, तो ओजोन परत के द्वारा। ओजोन परत कहाँ है, ओजोन परत हमारा वायुमंडल में है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं और क्या इसमें महत्व है, तो इसका महत्व एक और होती है क्या, जो ऊष्मा बजट है। अभी हम लोग देखे थे ऊष्मा बजट का संतुलन बनाए रखना। अगर यदि मान लेते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ पूरा ऊष्मा आ रहा है सूर्य से, तो उस सूर्य का कितना ह्रास हो रहा है और कितना यहाँ पर बचा कर रखना है, तो उसमें भी महत्वपूर्ण होती है। वो कैसे महत्वपूर्ण होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल रखती है। अगर यदि हम देखें कि यहाँ पर ऊष्मा अगर यदि ऊर्जा बचा कर नहीं रखा जाए, तो क्या होगी, चंद्रमा की जैसे दिन का तापमान बहुत अधिक रहेगी और रात का तापमान अचानक माइनस में चली जाएगी। तो उसमें काम आता है, इसके लिए फिर ये महत्वपूर्ण हो जाती है।
उसमें संतुलन के लिए। क्या? तो इसमें हम लोग देते हैं बहिर्गामी किरण, जो बहिर्गामी विकिरण का अवरोधक का कार्य करती है। अवरोधक का कार्य कैसे करती है? तो हम लोग देते हैं CO2 के माध्यम से करती है। तो ये सब जो महत्व है इसका, ये किसका महत्व है? तो वायुमंडल का महत्व है। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन मतलब वायुमंडल का संगठन किस रूप में हुआ है? वायुमंडल का संगठन मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से कितने 3 रूपों में इसका अध्ययन करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से 3 होती है। कौन कौन सी होती है? तो हम लोग देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो हम लोग देखते हैं पहला में क्या होती है? पहला में गैसीय होती है, क्या हो गया? गैसीय हो गया। दूसरा में क्या होगी? दूसरा में होती है हमारा जलवाष्प। और तीसरा में क्या होगी? तो तीसरा में हमारा होगा एरोसोल। ये हमारा क्या हो गया? वायुमंडल का संगठन। अब हम लोग इसमें पहला देखते हैं गैसीय। तो गैसीय रूप में क्या होती है? इसमें देखते हैं हम लोग मुख्य रूप से कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन? तो एक होती है अस्थिर गैस और दूसरा होती है परिवर्तनशील गैस। अब अस्थिर गैस और परिवर्तनशील गैस क्या है? तो हम लोग देखते हैं वायुमंडल में कुछ कुछ गैसें ऐसी होती है कि उसका वैल्यू और उसका मात्राएं क्या होती है? कम बेसी होते रहती है। लेकिन कुछ कुछ गैसें ऐसी होती है जिसका मात्राएं अधिक टाइम तक बनी रहती है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्राएं क्या होती है वायुमंडल में? जैसे पहले क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। इसकी मात्रा हम लोग देखते हैं 79% बनी ही हुई है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं इसका भी मात्रा क्या हुआ है? 20.9 या फिर इसको 21% भी कर सकते हैं, है ना। 21% भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक और क्या? तो ऑर्गन, ऑर्गन इसको कहते हैं ऑर्गन। इसकी मात्राएं कितनी? 0.9%। ये सब हमारा गैस हो गया अस्थिर गैस, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं परिवर्तनशील गैस। तो इसमें बहुत सारी गैसें हो जाती है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद ओजोन हो गया, ऑक्सीजन का जो परिवर्तनशील गैस में शामिल होती है। इसमें फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं नाइट्रोजन का क्या महत्व होता है, ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है, आर्गन का क्या महत्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व होता है और ओजोन का क्या महत्व होता है। वायुमंडल में इन गैसों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। उसमें से नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑर्गन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ओजोन का अलग अलग रूपों में इसका महत्व काफ़ी अधिक हो जाती है। उसी तरह से देखते हैं हम लोग जलवाष्प। तो जलवाष्प में क्या होता है? जो ओस हो गया या फिर ओला हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र जो होती है बर्फ वगैरह का, जलकण हो गया, कोहरा हो गया, ये सब किसके कारण से वायुमंडल में बढ़ती है? तो ये सब किसके कारण से? जलवाष्प के कारण से। अब जलवाष्प कैसी होती है? तो घटनाओं को हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेम्परेचर और आर्द्रता एवं वर्षा में, तो उसमें क्लियर हो जाएगी। इसलिए इसको अभी हम लोग यहाँ पर
ये सिर्फ समझ लेते हैं कि ये भी घटनाएं किस में होती है, वायुमंडल में ही होती है, इसलिए इसको भी किस में शामिल किया जाता है, तो वायुमंडल का संगठन में ही शामिल किया जाता है। उसके बाद एरोसोल देखते हैं। तो एरोसोल क्या है, तो एरोसोल हमारे होता है जो भी धूलकण वायुमंडल में जो धूलकण होती है, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, ये हमारा क्या होती है, तो ये एरोसोल होती है। अभी इसका एरोसोल बनती कैसे है पृथ्वी पर, तो हम लोग देखते हैं जब भी पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में वैल्कून हो जाती है, ज्वालामुखी उद्गार होती है, तो उससे जो राख निकलती है और धूलकण निकलती है वो अधिकतर देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी के धरातल पर आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ क्या होती है वायुमंडल में फैल जाती है। तो वो हो गया हमारा एरोसोल, ठीक है। हमारा मरुस्थल हो गया, उसके बाद देखते थार मरुस्थल हो गया, तो गोबी मरुस्थल हो गया, उसके बाद जुते हुए खेत हो गया। तो इन लोगों में देखते हैं हम लोग क्या कि रेत है, और कैसी रेत रहती है, तो अगर दी चक्रवात आए या फिर लो प्रेशर बने, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की उपस्थिति में यहाँ की जो धूलकण होती है रेगिस्तान की, वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद कहाँ चली जाती है, तो वो वायुमंडल में फैल जाती है, तो उससे एरोसोल की निर्माण होती है, वो एरोसोल कहलाती है। और ये हमारा हो गया वायुमंडल का संगठन। इसमें हम लोग कल देखेंगे, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि गैसीय स्थिति जो होती है, अस्थिर और परिवर्तनशील गैस, इसका क्या क्या महत्व होता है हमारे वायुमंडल में। उसके बाद हम लोग जल वाष्प तो देख ही लिए कि जल वाष्प क्या होती है और एरोसोल क्या होती है, वायुमंडल का संगठन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गैसीय स्थिति, गैसीय संगठन का, अस्थिर और परिवर्तनशील गैस, और क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संरचना, वायुमंडल को किस किस परत में बांटा गया है, उसका संरचना को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना को विस्तार पूर्वक देखेंगे, किस किस तरह से वायुमंडल का संरचना है, ठीक है। सौरमंडल कितने ऊंचाई में है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर देखेंगे इसके ऊपर क्या है, तो स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, उसके ऊपर क्या है, मेसोस्फियर मतलब मध्यमंडल। इस तरह से अलग अलग संरचना को हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा सीमा क्या कहलाती है, यहाँ पर जो सीमा बनती है उसको क्या कहते हैं, कितनी ऊंचाई तक इसका संरचना हुआ है। तो अलग अलग तरीकों से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।